हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकें। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था गैमेटोजेनेसिस, क्या देखा था? गैमेटोजेनेसिस। अब हम इसमें देखेंगे क्या निषेचन या फर्टिलाइजेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो अभी तक हमने देखा था कि अपने जो शुक्राणु थे और जो अंडाणु थे, वो अभी अंडाणु को क्या एक हिसाब से पूरा अंडाणु बना नहीं था, वो क्या था? द्वितीयक अंडक था। क्या था? द्वितीयक अंडक। जब उसका क्या होता? निषेचन होता। निषेचन के बाद ही क्या होता? वो द्वितीयक अंडक से किसमें? अंडाणु में क्या होता? परिवर्तित होता है। अभी क्या था? जो अर्धसूत्री विभाजन थी वो क्या थी? अवरुद्ध थी। कहां पर अवरुद्ध थी? अपनी मध्यावस्था द्वितीय में। इतना आपको समझ में आ गया था। तो अब इसके आगे हम देखेंगे निषेचन के बाद कैसे द्वितीयक अंडक से किसका? अंडाणु का क्या होता? निर्माण होता। तो इसके पहले हम समझते हैं जो अपना क्या है, जो अपना द्वितीयक अंडक है वो भी क्या होता? आगुणित होता है। और जो अपना शुक्राणु भी होता क्या होता? आगुणित। मतलब उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? एन नंबर होती है। या मान लो कि अगर 46 गुणसूत्र है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब जैसे देखते हैं कि निषेचन होता क्या है एक्चुअल में। तो निषेचन क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का क्या आपस में मिलन, आन मिलो सजना वाली कहानी है। शुक्राणु क्या, जो अपना क्या होता है? अंडाणु होता है। इसके लिए क्या करते हैं? पेज ऐड करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ऐसे मान लो अपना ये क्या है? गर्भाशय। यहाँ पर एक रफली गर्भाशय बनाते हैं। यहाँ ये गर्भाशय बना ले। तो यहाँ पर एक गर्भाशय बनाया, ये अपना क्या है? गर्भाशय। अब ये यहाँ पर क्या होता है? वजाइना क्या होता है? द्वार होता है। ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है? अपना तुम्बिका वाला भाग होता है या एम्पुला वाला भाग। ये जो फूला हुआ भाग होता है ये क्या था? अपना तुम्बिका वाला भाग था। और ये क्या थी? अपनी फिम्बरी लगी हुई थी। तो यहाँ पर क्या थी? अपनी अंडाशय थी। क्या थी? अंडाशय। तो अंडाशय से क्या हुआ था? द्वितीय अंडक क्या हुआ? तो मुक्त हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ से क्या हुआ था? द्वितीय अंडक मुक्त हुआ था। तो यहाँ से क्या होगा? द्वितीय अंडक मुक्त हुआ। ये यहाँ से जाती हुई कहाँ रुक जाता? आपने किस पर? एम्पुला या तुम्बिका पर क्या होता है? इंतजार करता है। किसका? शुक्राणु का। यहां से वो गाना गाता है कि आन मिलो सजना। तो ये अपनी जो अपना क्या है? अंडाणु है या द्वितीय अंडक है, ये क्या होता है? अपना फीमेल पार्ट होता है। तो ये होगी क्या? सजनी। और यहाँ से जो अपना शुक्राणु आ रहा है वो क्या हो गया? सजना। तो यहाँ से जाएंगे आपस में, और ये क्या, यहाँ से शुक्राणु और अंडाणु क्या होंगे? आपस में मिलेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अब जितना आपको आसान ये निषेचन दिख रहा है, इतना आसान होता नहीं है। अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे कैसे ये निषेचन होता है, कैसे शुक्राणु अपना अंडाणु के पास पहुंचता है, और द्वितीय अंडक से कैसे अंडाणु का निर्माण होता। तो अभी इसमें हमें बहुत कुछ देखना है। तो इसमें हम आगे देखते हैं। आपको एक निषेचन का ओवरव्यू दे दिया कि निषेचन होती क्या है। शुक्राणुओं का अंडाणु के साथ मिलना या द्वितीय अंडक के साथ मिलना ही क्या कहलाता? अपना निषेचन कहलाता। अब यहाँ पर निषेचन के बाद जो अपना क्या बनता है? अंडाणु बनता है। वो क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित। मान लो जो अपने क्या है? शुक्राणु है। क्या है? ये शुक्राणु है। और ये क्या है? अंडाणु। मान लो अंडाणु बन गया। क्या बना? अंडाणु। अभी सॉरी, द्वितीय कंडक बना है। ये क्या अपना? द्वितीय कंडक या सेकेंडरी oocyte। और ये क्या अपना? स्पर्म है। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या है? एन। और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है? एन। और एन और एन ये आपस में मिलते हैं निषेचन के बाद। तो किसका? जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n। अभी तो क्या होता? पहले सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा? ओवम या ओवा बनेगा। मान लो इससे क्या बना? ओवा। क्या बना? ओवा या ओवम। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अंडाणु मिलते हैं। तो स्पर्म और अंडाणु मिलकर के किसका? जाइगोट का निर्माण करते हैं। अगर आपके यहां पे लगाओगे सेकेंडरी oocyte जाइगोट का निर्माण करता है, तो नहीं, सेकेंडरी जाइगोट किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपना ओवा या ओवम में। कब? जब निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी? पूर्ण होगी। या मतलब जो अपना स्पर्म होता है वो किसके? अपने द्वितीय अंडक के अंदर प्रवेश करेगा। तो क्या होगी? जो अपनी कोश का विभाजन की जो अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था वो क्या होता? पूर्ण होता। और पूर्ण होने पर क्या होती है? दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। जो बड़ी कोशिका होती है उसे हम ओवम अंडाणु या ओवा कहते हैं। और जो छोटी कोशिका होती है वो क्या होती है? अपनी सेकेंड पोलर बॉडी या द्वितीय ध्रुवीय पिंड होता है। जैसे कि अपना प्रथम ध्रुवीय पिंड बना था, इसी प्रकार से बनता है द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनता है। तो इतना आपको समझ में आया? तो जैसे इसमें लिखा है, यहां पर फर्टिलाइजेशन से यहां से रीड कराती हूं आपको, आगे बढ़ते चले। तो इसमें लिखा है, तो संभोग के दौरान शिश्न द्वारा वीर योनि में छोड़ा जाता गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरती हुई ग्रीवा से होकर यूट्रस से होकर के कहा? अपना जो डिंब वाहिनी वाला पार्ट था, डिंब वाहिनी का कौन सा पार्ट? तुम्बिका या एम्पुला वाला भाग, वहां पर जाके क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं। और क्या होता है? यहां पर एक वर्ड होगा स्थिमस जंक्शन, एम्पुलरी स्थिमस जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर क्या दो चीजें जुड़ रही हैं आपस में, आपस में क्या हो रहा है? उनका जुड़ाव हो रहा है। जैसे मान लो जो अपना स्थिमस है, स्थिमस को क्या बोला था अपन ने? संकीर्ण पथ।
और जो अपना क्या था एम्पुला, एम्पुला को हमने बोला था क्या तुम्बका, तो तुम्बका और एम्पुला जहां पर मिलते हैं वहीं पर क्या होता एम्पुलरी स्थिमस जंक्शन बनता, वहीं पर क्या होता निषेचन होता। वैसे एक्चुअल में क्या होता जो अपना क्या होता निषेचन होता वो एम्पुलरी वाले भाग में होता। आपको बताया था कि जो एम्पुलरी या तुम्बका वाला भाग होता वो क्या होता चौड़ा होता। यहाँ पर क्या होता चौड़ा इसलिए होता ताकि अपने क्या चारों तरफ से शुक्राणुओं का इस पर अटैक हो सके। ऐसे ये बाहर नहीं निकले होते हैं, हमने बना दिया है, ये स्पेस कम थी इसलिए ये बाहर निकल गई। किसकी शुक्राणु की अपनी जो टेल है वो क्या होगी बाहर निकल गई, लेकिन ये बाहर नहीं होती उसी के अंदर होते हैं, किसके तुम्बिका या एम्पुला के अंदर होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो अंडाशय से निकला द्वितीय कंडक भी क्या होता, अब इसमें बता दें जो निषेचन की क्रिया होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ऐसा होता है कि उसी समय पर अंडक पहुंचना चाहिए और उसी समय पर क्या शुक्राणु पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअल क्या होता 12 घंटे के आसपास का समय रहता है शुक्राणु के पास और 48 घंटे के आसपास समय रहता है अंडाणु के पास। अपन को क्या करना है लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करके चलना, तो अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो इसमें एनसीईआरटी क्या कहती है अपनी जो अपनी अंडाशय है, अंडाशय ने क्या द्वितीय कंडक को मुक्त किया और इस तरफ से द्वितीय कंडक मुक्त होकर के कहां गया एम्पुलरी स्थिमस जंक्शन पर गया, और इस तरफ से क्या हुआ संभोग की क्रिया के द्वारा जो अपने स्पर्म है उनको छोड़ा गया कहां वेजाइना में, तो वेजाइना से तैरते हुए कहां पहुंचे स्थिमस जंक्शन पर। मान लो यहां पर इस डायग्राम से इसी दौरान मान लो यहां पर क्या हुआ संभोग की क्रिया हुई, यहां पर क्या शुक्राणु या वीर्य को छोड़ा गया, तो यहां से जो अपने स्पर्म है वो तैरते हुए यहां पहुंचे और इसी समय पर ये जो अपना अंडाणु मुक्त हुआ ये तैरते हुए कहां पर पहुंच जाए एम्पुला या तुम्बका वाले भाग पर पहुंच जाए। तो इनका जो मिलन है वो क्या होना चाहिए एक ही समय पर होना चाहिए। अगर एक ही समय पर नहीं होगी तो क्या होगा इनका जो निषेचन की क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। या मान लो ये जो अपने शुक्राणु जो हैं उनको निषेचित करने की जो क्षमता वो क्या होगी खत्म हो जाएगी, या अंडाणु की निषेचित होने की जो क्षमता वो भी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। एनसीईआरटी का कहने का ये मतलब है कि दोनों क्या है एक फिक्स टाइम पर उसी समय पर शुक्राणु और उसी समय पर क्या है अंडाणु पहुंचेंगे तभी क्या होगा निषेचन हो पाएगा, अन्यथा निषेचन नहीं होगा। इसलिए एनसीईआरटी कहती है अपनी कि जितने भी क्या कोपुलेटरी प्रोसेस या संभोग की जो क्रियाएं होती है वो सभी क्रियाएं क्या होती हैं निषेचन का परिणाम नहीं होती। मान लो जितने भी क्या होते हैं संभोग की क्रियाएं होती है उनसे क्या होता है निषेचन नहीं हो सकता, क्यों क्योंकि पता नहीं कि उसी समय पर क्या होता अंडाणु मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो वर्ड लिखा है अंडाशय से निकला द्वितीय कंडक भी एम्पुलरी स्थिमस जंक्शन तक पहुंच जाता है जहां निषेचन पूर्ण होता है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडक तथा शुक्राणु दोनों क्या हो एक ही समय पर क्या एम्पुलरी स्थिमस जंक्शन पर पहुंच जाएं। तो इसके नीचे लिखा है अगली लाइन यही कारण है कि सभी संभोग निषेचन व सगर्भता। अब निषेचन होगा तो उसी से क्या होगी प्रेगनेंसी होगी, तो अगर निषेचन नहीं हो पाएगा तो क्या प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर शुक्राणु और ओवम क्या अगर एक ही समय पर पहुंचेंगे तो निषेचन भी होगा और निषेचन के अलावा क्या होगा सगर्भता या प्रेगनेंसी होगी। अगर एक समय पर नहीं पहुंचेंगे तो उससे क्या होगा निषेचन की क्रिया क्या होगी पूर्ण नहीं हो पाएगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, हाँ ये जो आपको बता चुके हैं शुक्राणु का अंडाणु के साथ जुड़ना क्या कहलाता निषेचन कहलाता, क्या कहलाता निषेचन। वही ध्यान मिलो सजना वाली कहानी। तो शुक्राणु का प्रवेश क्या होता द्वितीय कंडक के अवरुद्ध द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन को क्या करता पूर्ण करता। अब यहां पर समझने की बात यह है जो अपना शुक्राणु है पहले जो अपना द्वितीय कंडक मुक्त हुआ था वो क्या था अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की मध्यावस्था द्वितीय पर क्या हुआ था अवरुद्ध या रुका हुआ था। जैसे ही ये क्या होता अपना अंडा जे अपना शुक्राणु किसमें द्वितीय कंडक को टच करता है उसके अंदर एंटर करता है प्रवेश करता है तो ये जो अपनी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन क्या था रुका हुआ था वो क्या होता पूर्ण हो जाता। अब ये कैसे मतलब उसके अंदर प्रवेश करता कैसे पूर्ण होता ये अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, बस आपको इतना ये जो अपनी एनसीईआरटी कह रहे हैं उनको रीड करा रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि विभाजन जो अपना अर्थ क्या होता जैसे ही अपना क्या शुक्राणु ने उसको अंडाणु को टच किया अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हुआ। अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के बाद क्या दो कोशिकाएं बनी, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। जो बड़ी कोशिका थी उसे हमने क्या नाम दे दिया अंडाणु और जो छोटी कोशिका थी उसको नाम दे दिया क्या सेकंड पोलर बॉडी या द्वितीय ध्रुवीय पिंड दे दिया उसको नाम। इतना आगे समझ में। अब इसमें आगे देखते हैं जल्द ही अगुणित शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ करके क्या होते हैं द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं। अब क्या होगा निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हुई उसमें क्या हुआ अंडाणु बना, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हुई उसमें क्या बना अंडाणु बना। अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिले, अब आपस में वो नहीं मिलते होंगे क्या होते हैं केंद्रक मिलते हैं आपस में। जैसे मान लो यहाँ पर एक पेज और ऐड करें, जैसे मान लो ये क्या है ये अपना द्वितीयक क्या है द्वितीयक अंडक है, ये क्या है द्वितीयक अंडक है। इसमें ये क्या अपना सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर क्या है मान लो ये केंद्रक है इसका, ये क्या है केंद्रक, और ये यहां से क्या है अपना शुक्राणु है, ये क्या है शुक्राणु, इसके अंदर मान लो ये केंद्रक है। तो इसने जैसे इसको टच किया, इसको टच करने के बाद क्या होती है इसमें क्या होता है जो अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था कहां पर मध्यावस्था द्वितीय में क्या होता है पूर्ण होता है, और पूर्ण होने के बाद क्या होता है दो कोशिकाएं बनती हैं। अब इसी के अंदर क्या होती हैं दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक क्या होता है बड़ी कोशिका बन जाती है
इसका रहा केंद्रक ये, और ये क्या होती है, छोटी कोशिका बन जाती है। अब क्या था, जो शुक्राणु था इसने भी अपना केंद्रक कहाँ अंदर छोड़ दिया था, इसके अंदर छोड़ा था। तो मान लो ये क्या है, किसका, अपने शुक्राणु का क्या है, केंद्रक है। अब क्या होते हैं ये दोनों केंद्रक, किसका, बड़ी कोशिका जो अपने क्या था अंडाणु, और ये जो अपने शुक्राणु का केंद्र क्या होंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। और जब आपस में फ्यूज होंगे तो क्या होंगे, एक संरचना बनाएंगे। इस संरचना को हमने क्या बोला था, युग्मनज। क्या बोला, युग्मनज या जाइगोट बोला। क्या बोला, युग्मनज या जाइगोट। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 2n होगी। अपने जो शुक्राणु है इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, n। ये भी कितनी थी, n। और ये जो अपना क्या अंडाणु बना इसकी भी गुणसूत्रों की संख्या n। और ये जो अपनी पोलर बॉडी बनी इन गुणसूत्रों की संख्या भी n। और ये यहाँ पर ये भी n। लेकिन ये आपस में जुड़े तो ये क्या हो गया, 2n हो गया। अब आपको समझ में आया, जो अपना क्या होता है जाइगोट होता है या युग्मनज होता है, ये क्या होता है, द्विगुणित संरचना होती है। क्या होती है, द्विगुणित संरचना। तो आपको ये समझ में आ गया। अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बस एक हल्का ओवरव्यू देते चल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर अब घबराने की बात नहीं कि भैया हो गया चैप्टर। तो जल्द ही क्या होती है, अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं इसमें रीड। तो जल्द ही आगुणित शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ करके क्या द्विगुणित जाइगोट या युग्मनज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब इसमें और आगे बढ़े तो जो अपना जाइगोट बना है, जाइगोट में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 46 होगी। क्या होगी, 46। अब 46 कैसा, n गुणसूत्र जो होंगे वो क्या होते हैं, 23 होते हैं। और n, दो n मिलकर के 2n का बनाएंगे तो n और n क्या होंगे, 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो अपने n होते हैं उसमें 23 गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इस अवस्था के दौरान अपना जाइगोट बन चुका है, वो जाइगोट बना है, उसी दौरान क्या होता है, जो अपना बेबी बनेगा, जो उसमें यूट्रस में जो बेबी ग्रो करेगा, उसी समय पर जब जाइगोट बनता है उसी समय पर क्या होता है, लिंग का निर्धारण हो जाता है। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर करते हैं। देखो जैसे मानो ह्यूमन है, जैसे मान लो, अब जैसे आपको मेल का सिंबल बताया था, ये होता है मेल का और ये होता अपना क्या फीमेल का। ये दो सिंबल है। मान लो ये अपना क्या है, मेल है, तो मेल का गुणसूत्र ये है। मान लो ये अपना क्या है, मेल का स्पर्म मान लो, इसको पूंछ लगा दी तो आपको स्पष्ट दिखेगा। ये क्या है, अंडाणु है। क्या है, अंडाणु। अब आपको पता है जैसे कि हम अपना क्या पुष्प वाला चैप्टर भी कराया था आपको, पुष्पों में लैंगिक जनन, उसमें भी बताया था कि जो अपने युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, आगुणित कोशिकाएं होती हैं। वो क्या होती है, आगुणित कोशिकाएं। तो ये जो मेल की कोशिका है कौन सी, सेक्स सेल है, और ये किसकी है, फीमेल की। ये क्या है, आपस में आगुणित संरचनाएं है। क्या है, आगुणित संरचना। अब मान लो जो अपना फीमेल, ये जो मेल होता है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। तो इसमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। उनका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है। और जो अपने कौन से 46वां गुणसूत्र है, मान लो 45 और 46वां, वो क्या होते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो अपना फीमेल होता है या मादा होती है उसमें 46 गुणसूत्र किस पैटर्न में होते हैं, एक्स एक्स पैटर्न में होते हैं। किस पैटर्न में होते हैं, एक्स एक्स पैटर्न में। तो ये आपको समझ में आ गया। जो अपने मेल है वो एक्स एक्स, सॉरी, जो अपने क्या है, मेल है वो क्या होते हैं, एक्स वाई में होते हैं, और जो फीमेल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स में होते हैं। अब ये क्या है, द्विगुणित संरचना। अगर इसको हम तोड़ें, इससे मान लो हमने क्या इस शुक्राणु बनाया इस कोशिका से, तो एक शुक्राणु के पास एक्स आ जाएगा, एक शुक्राणु के पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। लेकिन हम किसको मादा में देखें, इनको तोड़ें, तो एक के पास क्या है, एक्स, एक के पास एक्स आएगा, और दूसरे के पास भी क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। मतलब दोनों जो अपने क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होगा या लिंग गुणसूत्र होगा वो क्या होगा, एक्स एक्स होगा। क्या होगा, एक्स एक्स। लेकिन जो अपना मेल के केस में क्या होता है, एक जो अपना शुक्राणु बनेगा वो एक्स बनेगा, और एक शुक्राणु क्या होगा, वाई। मतलब जो इनकी जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है, 50-50% होता है। इनका जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, 50-50% की क्या होती है, उपलब्धता में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होते हैं, अब मान लो जो अपनी मादा है उसमें जितने भी अंडाणु बनने हैं वो क्या होते हैं, एक्स वाले बनेंगे। कौन से बनेंगे, एक्स वाले। लेकिन अपने जो गुणसूत्र बनते हैं उसमें से 50% एक्स वाले भी होंगे और 50% वाई वाले होंगे। तो होता क्या है, अगर मान लो वाई वाला एक्स के साथ जुड़ा तो इसने क्या बनाया, एक्स और वाई। इसने क्या बनाया, एक्स और वाई। और एक्स वाले ने एक्स को किया तो इसने क्या बनाया, एक्स और एक्स। अब आपको बताया था कि जो एक्स वाई होती है वो किसके लिए लेते हैं हम, मेल के लिए, और जो एक्स एक्स लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, फीमेल के लिए। जो अपना एक्स वाई अगर जाइगोट बनेगा, मान लो यहां पर देखें, यहां पर क्या है, एक एक्स वाला क्या है, स्पर्म है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाला एक स्पर्म है। और यहां पर ये जो अपनी मादा है इसका भी क्या है, एक्स वाला क्या है, अंडाणु है। ये क्या है, इसको ये स्पर्म है, ये क्या है, अंडाणु। यहां पर लिख दें हम ये स्पर्म, और यहां पर क्या लिख दें, ओवा। इतना आगे समझ में।
अब क्या है, अगर एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले ओवा को क्या करे, निषेचित करे या उसके साथ फ्यूज हो, तो जो हमारा जाइगोट बनेगा, जो हमारा जाइगोट या युग्मनज बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स एक्स वाला बनेगा। क्या वाला बनेगा, एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स वाला युग्मक होगा तो वो क्या होगा, बेबी, वो सॉरी फीमेल बेबी बनेगी। क्या बनेगी, फीमेल बेबी। अगर इसी केस में देखें, अगर एक्स की जगह हम क्या ले लें, वाई ले लें। क्या ले लें, वाई। और जो अपना अंडाणु है वो तो हमेशा एक्स बनने हैं, उसमें तो हमेशा ही एक्स बनने हैं। जो अंडाणु बनेंगे वो एक्स गुणसूत्र वाले ही बनेंगे। लेकिन जो अपना क्या होते हैं, शुक्राणु बनते हैं, वो एक्स गुणसूत्र वाले भी बन सकते हैं और वाई गुणसूत्र वाले भी बन सकते हैं। अभी इसको जब आनुवांशिकता वाला अध्याय करेंगे उसमें बहुत अच्छे से इसको बात करनी है इसी पर, गुणसूत्रों के बारे में। तो यहां पर देखते हैं, अगर क्या है जी, वाई वाला शुक्राणु एक्स वाले अंडाणु को क्या कर दे, निषेचित कर दे, उसके साथ फ्यूज हो जाए, तो जो हमारा जाइगोट बनेगा या युग्मनज बनेगा वो क्या होगा, एक्स वाई वाला होगा। क्या होगा, एक्स वाई वाला। तो ये जो अपना जाइगोट बना है ये क्या है, एक्स वाई वाला है। तो ये किसको दर्शाएगा, अपने मेल बेबी को। मतलब इससे क्या बनेगा, लड़का बनेगा। और जो अपनी ये क्या थी, ये फीमेल बेबी, मतलब इससे लड़की बनेगी। अब अपने समाज में होता क्या है, और वैसे ये जो सेक्स का निर्धारण होता है वो किसकी वजह से होता है, फादर की वजह से। क्यों, क्योंकि मदर तो क्या हमेशा ही एक्स निकाल रही है बस, लेकिन जो अपने फादर है वो क्या करते हैं, वो निकालता है एक्स निकालता है और वाई। इनमें क्या होती है, 50-50% ये होते हैं चांस होते हैं। अब जिसने भी रेस जीत ली, अब रेस जीतने मतलब ये है कि निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली। अगर एक्स वाले गुणसूत्र ने निषेचन कर दिया तो वो क्या होगा, फीमेल बेबी बनेगा। अगर वाई वाले ने क्या कर दिया, निषेचन कर दिया, तो क्या बनेगा, मेल बेबी बनेगा। तो जो सेक्स का निर्धारण करता है वो कौन करता है, फादर करता है। लेकिन अपने समाज में जो होता है वो क्या होता है, केवल किसको, स्त्रियों को दोष दिया जाता है कि तुमने लड़की लड़की पैदा कर दी। ये सब अपने यहाँ पर चलता है। लेकिन ये क्या गलत चीज है, आप सबको बताना चाहिए कि जो सेक्स का निर्धारण करता है वो कौन करता है, पुरुष करता है, ना कि स्त्रियां। ये आपको इसलिए तो क्या है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो कौन करता है, पुरुष करता है, ना कि मादाएं। अब इसमें आगे देखते हैं, कुछ नहीं इसमें वही लिखा है जो अभी आगे आपको पढ़ा है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46 होती है। क्या होती है, 46। तो 44 तो सब में सेम होती है, मादा हो या नर हो। लेकिन जो 46वां गुणसूत्र होता है उसमें 45 और 46 वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। एक्स और वाई होते हैं नर में, और एक्स एक्स होते हैं किसमें, मादा में। इतना समझ में आया। और इसी अवस्था के दौरान शिशु का क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। जब अपना क्या बनता है, जाइगोट बनता है या युग्मनज बनता है, उसी दौरान क्या होता है, शिशु का क्या होता है, लिंग का निर्धारण हो जाएगा। वो फीमेल बेबी बनेगा या मेल बेबी बनेगा। इतना समझ में आ गया। तो मादा में गुणसूत्रों का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता, और पुरुषों में जो गुणसूत्रों का पैटर्न क्या होता है वो एक्स वाई होता। इतना समझ में आ गया, ये आपको बता चुके हैं। तो मादा द्वारा बनने वाले सभी अंडाणु में जो लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाले होंगे। मतलब जितने भी अंडाणु को मुक्त करेंगे वो सब एक्स वाले होंगे। अब हमें देखना है कि उसको निषेचित कौन सा शुक्राणु कर रहा है, एक्स वाला कर रहा है या वाई वाला कर रहा है। तो इसमें देखेंगे जो नर युग्मक है, नर युग्मक में जो लिंग गुणसूत्र बनेंगे वो तो या तो एक्स वाले बनेंगे या वाई वाले बनेंगे। वैसे बनते दोनों हैं, 50-50% एक्स वाले बनेंगे, 50% वाई वाले। यहां पर और ना लिख करके यहां पर इसको इरेज करें, यहां पर ये वाला और लिखें। मतलब नर युग्मक में लिंग गुणसूत्र कितने, एक्स और वाई होंगे। 50% एक्स और 50% क्या होंगे, वाई होंगे। और यही नर युग्मक की जो लिंग होती है यही क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। किसका, लिंग का निर्धारण। जो अपना जाइगोट बनेगा या युग्मनज बनेगा उसी का क्या होता है, निर्धारण यही करते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसलिए 50% शुक्राणु एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे तथा 50% स्पर्म क्या होगी, वाई क्रोमोसोम वाले होंगे। इतना समझ में आया। तो इस प्रकार जो स्पर्म तथा ओवम के फलस्वरूप बनने वाले जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम की संभावना क्या होती है, एक्स एक्स और एक्स वाई। मान लो अगर एक्स वाला क्रोमोसोम ने एक्स वाले को क्या किया, निषेचित किया, मतलब एक्स क्रोमोसोम वाला जो अपना स्पर्म है उसने एक्स वाले अंडाणु को निषेचित किया तो वो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। अगर वाई वाले शुक्राणु ने एक्स वाले अंडाणु को निषेचित किया तो वो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। अब जो अपना एक्स एक्स होता है वो फीमेल होता है और जो एक्स वाई होता है वो मेल होता है। इतना समझ में आया। तो एक्स वाले जाइगोट फीमेल बेबी में विकसित होते हैं, जबकि एक्स वाई वाले मेल बेबी में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इतना क्लियर। अब इसमें हम आगे देखते हैं, जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होंगे या एक्स वाई होंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि ओवम से फ्यूज होने वाला स्पर्म एक्स है या वाई है। मान लो जो अपने अंडाणु से जो भी शुक्राणु जाके जुड़ा है वो कौन सा है, एक्स है या वाई है। अगर एक्स होगा तो क्या होगा, बेबी और फीमेल बेबी। अगर क्या होगा, वाई है तो क्या, मेल बेबी। इतना समझ में आया। तो इसमें इसलिए हम देखते हैं कि साइंटिफिकली क्या होती है, जो बेबी का लिंग निर्धारण होता है वो कौन करता है, फादर, उनकी पापा जी, ना कि मत्ता जी। समझे। तो ये जो मिथ्या होती है वो क्या होती है, गलत है, दिमाग में भरा पड़ा है, जो अपने समाज में कोसते रहते हैं, औरतों को दोष देते रहते हैं कि तुम ही लड़की लड़की पैदा किए जा रही हो, हमारे लड़के का कोई दोष नहीं है। असली दोष उनकी लड़की का होता है। इतना समझ में आ गया आपको।
अब इसमें हम देखते हैं अब क्या है, इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको निषेचन क्रिया आगे बताने से पहले इसमें क्या आपको अंडाणु की थोड़ा संरचना बता दें कि जो अपना द्वितीयक अंडक मुक्त होता है वो किस अवस्था में मुक्त होता है, वो किस अवस्था में मुक्त होता है, उसमें क्या होती है, उसके सबसे बाहर मान लो ये क्या अपना द्वितीयक अंडाणु है, इसको अंडाणु लिख दिया, वैसे ये द्वितीयक अंडक होता है, क्या होता है द्वितीयक अंडक। तो ये जो जिस अवस्था में मुक्त हुआ है ये क्या अपना द्वितीयक अंडक है। अब द्वितीयक अंडक क्या क्या जो अपना द्वितीयक अंडक है उसका क्या है, कुछ जीव द्रव्य, क्या है जीव द्रव। अब इस जीव द्रव के बाहर कुछ ना कुछ तो झिल्ली होगी जिसको इकट्ठा करे बांधे रहेगी एक जगह पर, तो उस झिल्ली को हम बोलते हैं क्या ऊलेमा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं ऊलेमा या विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो आपके ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के ऊपर एक जो लेयर दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्या ऊलेमा, क्या बोलते हैं ऊलेमा या विटिलाइन, विटिलाइन मेम्ब्रेन। इतना आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाहर आपको ये जो पिंक कलर की जो संरचना दिख रही है ये क्या दिख रही है आपको, ये जो पिंक कलर की संरचना दिख रही है ये आपको डैश करके दिखा दिया, इसको हम बोलते हैं पेरीबिटलाइन स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पेरीबिटलाइन स्पेस। यहाँ पर क्या होते हैं कैल्शियम आयन वगैरह क्या होते हैं भरे रहते हैं। अब ये आपको समझ में आएगा इस स्पेस का कार्य क्या होता है। अब उसके जस्ट बाहर क्या होती है एक ग्रीन कलर की आपको लेयर दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, या जो अपनी एनसीईआरटी में लिखा वो लिखा है क्या अरिए क्रेट। इतने कठिन वर्ड याद करने से अच्छा है सीधा आप कोरोना रेडिएटा याद कीजिए, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और उसके जस्ट बाहर क्या होती है, सॉरी अपनी क्या होती है, सॉरी गलत बोल दिया यहाँ पर, जो अपनी क्या होती है जो अपनी पेरीविटलाइन स्पेस है उसके जस्ट बाहर होती है जोना पेलुसिडा, क्या होती है जोना पेलुसिडा। और जो अपनी कोरोना रेडिएटा होती है, ये जो कोरोना रेडिएटा क्या होती है लंबी लंबी क्या होती है ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की क्या होती है संरचना होती है। यहाँ पर आपको एक रफली डायग्राम बता दें तो शायद आपको अच्छी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस डायग्राम को अभी बनाते हैं, जैसे देखें यहाँ पर क्या है, ये मान लो अपना क्या है द्वितीयक अंडक है, क्या है द्वितीयक अंडक है। अब इसके बाहर इसको फिल कर दें, इस द्वितीयक अंडक को क्या किया फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया। अब इसके ऊपर ये जो लेयर दिख रही है ये जो आसमानी कलर की ब्लू कलर की आपको लेयर दिख रही है इसको हम बोलते हैं ऊलेमा। और इसके अंदर जो है ये जो है ये अपना क्या है द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte। इस अवस्था में क्या हुआ ये मुक्त हुआ, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाहर क्या होती है एक परत होती है जैसे हम क्या बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जैसे क्या बोलते हैं हम। अब इसके बाहर एक लेयर और बनाते हैं, ये क्या है ये जो आपकी ग्रीन कलर की एक लेयर दिख रही है ये क्या है अपनी जोना पेलुसिडा, क्या है जोना पेलुसिडा। अब यहां पर देखो ऊलेमा और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं पेरीबिटलाइन स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरीबिटलाइन स्पेस या परिपीतक अवकाश। इसको क्या बोलते हैं परिपीतक अवकाश या पेरीबिटलाइन स्पेस। अब इस स्पेस में क्या होते हैं कैल्शियम आयन वगैरह क्या होते हैं भरे रहते हैं, इसका भी अभी आगे क्या है काम है। तो आपको इतना समझ में आ गया, ऊलेमा आपको समझ में आ गया, ऊलेमा के बाद आपको जोना पेलुसिडा समझ में आ गया। अब जोना पेलुसिडा के बाहर क्या होती है अपनी जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं थी, क्या थी ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। उन ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से क्या होती है कुछ नई कोशिकाएं बनती हैं, जिन इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये जो कोरोना रेडिएटा होती है ये क्या होती है लंबी लंबी क्या होती है कुछ कोशिकाएं होती हैं, इससे क्या होती है ऐसे लंबी लंबी ये कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती है आपस में क्या होती है एक हाई एल्यूरोनिक एसिड होता है उसके द्वारा क्या होती है आपस में जुड़ी रहती है। अभी मान लो यहाँ पर क्या है यहाँ पर भर दें हम उसको दूसरी कलर से तो आपको शायद और स्पष्ट दिखे। अब मान लो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं इनके बीच में क्या होता है हाई एल्यूरोनिक क्या होता है एसिड होता है, जो इन कोशिकाओं को क्या करता है जोड़े रखता है आपस में। तो इनको कोरोना रेडिएटा जो अपनी कोशिकाएं हैं उनको क्या आपस में जोड़े रखता है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप समझिए कि जो अपना शुक्राणु उसको अभी कितनी मेहनत करनी है, जो अपना शुक्राणु उसको इसके अंदर पहुंचना है, इतनी सारी यहाँ बाहर परतें लगी हुई हैं, इन परतों को चीरते हुए क्या उसके अंदर घुसना है, किसके अपने द्वितीयक अंडक के पास पहुंचना है। वहीं तो क्या है सजनी इसका इंतजार कर रही है तो उसके अंदर जाना भैया इसको। अभी जो अपनी बाहर क्या होती है जो कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है इनको दिखा दिया है, अब इन्हीं को चीरती हुए उसको क्या अंदर घुसना है। ये अपना क्या होता है इस अवस्था में क्या होता है द्वितीयक अंडक क्या होता है मुक्त होता है। अब इसके अंदर इसको घुसना है, किसको अपने शुक्राणु को। यहाँ पर आप देख रहे होंगे शुक्राणु क्या इसके अंदर घुसते हुए दिख रहा है। अब ये कैसे घुसता है इसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं जाता। अब इसको तो बहुत संघर्ष। अब जो समझ अब परेशान रहते ना कि हम मतलब कैसे इतने बड़े एग्जाम क्लियर करेंगे, कैसे हम इतने आगे जाएंगे। तो अभी आप देखिए अपना आपका शुक्राणु जो आप बने हैं एक रेस जीत कर आए हैं, कितनी मेहनत से आपने एक रेस जीती है। अभी आपको दिखाते हैं हम। अब इतना तो समझ में आ गया, ये अंडाणु की संरचना आपको समझ में आ गई। इसको भी फिल कर दें हम, इस कलर को भी, ये जो अपना पेरीबिटलाइन स्पेस है इसको भी फिल कर देते हैं किसी कलर से। लो भर दिया।
सबसे अंदर क्या है, अब इनके नामकरण और कर दें तो आपकी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्या है अपनी कोरोना रेडिएटा, ये क्या होती है कोरोना रेडिएटा। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये क्या है अपना हाइएल्यूरोनिक एसिड होता है। ये करते हैं इनको जोड़ के रखता है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपको ये ग्रीन कलर की परत दिख रही होगी, क्या दिख रही है, ग्रीन कलर की परत। इसको क्या बोलते हैं हम, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। इतना समझ में आ गया। और ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीविटलाइन स्पेस बोलेंगे, पेरीविटेलाइन स्पेस। अगर आपको हिंदी का नाम याद करना तो ये लिखा है परिपीतक अवकाश। हमें तो बहुत कठिन लगता है इसलिए क्या सीधा याद करो पेरीविटलाइन स्पेस। इसके बाद जो सबसे अंदर की लेयर आपको ग्रीन कलर की, सॉरी ग्रीन नहीं, ब्लू कलर की, हल्की ब्लू कलर की, क्या आसमानी कलर की जो लेयर दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, उलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उलेमा। या इसको बिटलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिटलाइन मेम्ब्रेन। यहाँ पर लिखे दे रहा है, अगर जैसे किसी को मिले तो ये देख लेना, बिटलाइन मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, जस्ट क्या होती है, बाहर होती है अपने किसके, ऊसाइड, जो अपना सेकेंडरी ऊसाइड है उसके बाहर की जो परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उलेमा या बिटलाइन मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये आपको क्या डायग्राम समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ये जो अपना क्या था द्वितीयक अंडक बोल रहे हैं, इसी से क्या होगा अपना अंडाणु बनेगा आगे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा होगा जैसे ये है, हाँ अभी हमने क्या जो अपना जो क्या था द्वितीयक अंडक था उसके अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव होता। इसी के अंदर क्या होती है, इसमें नाम आपको दिख रहे होंगे, सबसे बाहर क्या है कोरोना रेडिएटा, उसके जस्ट अंदर क्या दिख रहा है, जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा के अंदर क्या है अपना पेरीविटलाइन स्पेस है, ये येलो कलर का बना हुआ। इतना आगे समझ में। अब इसके अंदर जो अपना क्या था सेकेंडरी ऊसाइड था, क्या था द्वितीयक अंडक। अब उसमें क्या होता है, कुछ कोशिका द्रव्य तो होगा, कोशिका द्रव्य कोई भी सेल होती है उसके अंदर कोशिका द्रव्य तो होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अब साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं राउंड राउंड संरचना होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इनका भी क्या है आगे कार्य है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये अपना साइटोप्लाज्म है। अब क्या है यहाँ पर ये जो संरचना दिखाई जा रही है, ये जो संरचना दिखाई जा रही है किसकी दिखाई जा रही है, निषेचित अंडक की। मतलब इसमें क्या है, जो कोश का विभाजन रुका हुआ था वो क्या हो चुका, पूर्ण हो चुका। मतलब यहाँ पर, सॉरी अभी नहीं हुआ, सेकेंडरी ऊसाइड, अच्छा सेकेंडरी ऊसाइड बना, अभी नहीं हुआ है, अभी सेकेंडरी ऊसाइड ही है अपना। और ये पोलर बॉडी दिखा दी है। अभी क्या, जब निषेचन पूर्ण नहीं हुआ तो ये पोलर बॉडी क्यों दिखा रहे हैं, अभी पोलर बॉडी बनेगी नहीं। जब निषेचन पूर्ण होगा उसके बाद पोलर बॉडी का क्या होगा, निर्माण होगा। अभी तो क्या होता है, केवल सेकेंडरी ऊसाइड है। ये जो अपना क्या इस अवस्था में क्या होता है, जो अपना अंडक होता है वो मुक्त होता है, कहां से, अंडाशय से। और यही कहा जाता है अपने एम्पुला तुम्बिका वाले भाग में जाता है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि जो अपनी निषेचन की क्रिया होती है वो क्या होती है, कुछ स्टेप से क्या होती है आगे बढ़ती है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार में हो जाए, हम क्या करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप। एनसीईआरटी में इतना नहीं लिखा, एनसीईआरटी में क्या है उन्होंने 2-4 लाइनें दी हैं, उनको क्लियर ही नहीं होंगी। अगर तो आप एनसीईआरटी जाके डायरेक्ट पढ़ोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जो अपना निषेचन हो रहा वो हो कैसे रहा। आपको बस इतना समझ में आएगा शुक्राणु गया किससे टकराया, अंडाणु द्वितीयक अंडक से, उसने क्या किया, निषेचन किया, कोशिका विभाजन पूर्ण हो गया और क्या युग्मनज या जायगोट का निर्माण हो गया। बस अब आप भटकते रहोगे कि कैसे हुआ क्या होगा, तो वो हम इस वाले वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो अपना स्टेप आता है वो क्या, बीरसेचन या इंसेमिनेशन। अब बीरसेचन या इंसेमिनेशन होता क्या, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको बताया था कि बीर का क्या होता है, स्खलन होता है। क्या होता है, बीर बाहर निकल, बीर। अब बीर भी पता आपको, बीर में क्या होता अपने शुक्राशय का फ्लूइड होगा, कुछ सेमिनल वेसिकल का और पुरुष ग्रंथि का फ्लूइड होगा, और थोड़ा बहुत क्या होता है बल्बो यूरेथ्रल का भी मान सकते हैं। वैसे बल्बो यूरेथ्रल का जो कार्य होता है वो मूत्र मार्गों को सही करना है और लिब्रिकेशन में हेल्प करना होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, शुक्राणु जो सबसे ज्यादा होते हैं वो अपने क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है वो होता है इसके अलावा इसमें, और इसमें क्या होता है, शुक्राणु होते हैं। तो जो अपना क्या होगा, वीर्य बन गया, क्या बन गया, वीर्य। अब वीर्य को वेजाइना में क्या करना, एजैकुलेट करना, मतलब वेजाइना में उसको छोड़ना वीर्य को, वो क्या कहलाता, इंसेमिनेशन कहलाता। क्या कहलाता, इंसेमिनेशन। अब इसमें हम आगे देखें अगर डायग्राम बना है नहीं बना है तो इसमें देख, पहले इसको रीड कर ले रहे। तो वीर्य को योनि के अंदर स्खलित करना ही क्या कहलाता, वीर्यसेचन कहलाता। पुरुष एक बार में क्या होता है, लगभग 200 से 300 मिलियन क्या करता है, स्पर्म उसके अंदर छोड़ता है। अब 200 से 300 मिलियन आप समझ रहे कि 2 करोड़ से 3 करोड़ आसपास शुक्राणु क्या होते हैं उसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं, किसके अंदर, वेजाइना के अंदर। अब इतने सारे, अब आप जैसे आप घबराते हो कि हम कैसे, मतलब इतने सारे बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करेंगे, फॉर्म भरते हैं 40 लाख 30 लाख। अब आप देखो यहाँ पर आप 2 करोड़ से 3 करोड़ लोगों को पास करके जीते हो रेस। तो जो अपने क्या थे वीर को कहां पर, वेजाइना में क्या किया, एजैकुलेट या स्खलित किया।
उसमें से क्या होते हैं, अब जो अपनी वेजाइना थी, आपको ऐसा बताया था जब फीमेल का जो अपना क्या जनन भाग अपन ने पढ़ा था, उसमें बताया था कि जो अपनी वेजाइना थी, वेजाइना क्या थी, एसिडिक मीडियम था। जो वेजाइना का क्या था, जो उसका मीडियम था या उसकी जो प्रकृति थी वेजाइना की, वो क्या थी, क्षारीय प्रकृति थी। तो उस क्षारीय प्रकृति की वजह से क्या होती है, कई सारे जो अपने शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, वही मर जाते। अब जैसे आपने देखा होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई तो बाहर ही हो जाते हैं, कहते इतना बड़ा एग्जाम नहीं देना, आपको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से क्या होती है, अपनी जो कई शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, वेजाइना में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, जो अपनी वेजाइना है उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। तो एसिडिक नेचर की वजह से क्या होती है, कई सारे शुक्राणु क्या होते हैं वहीं मर जाते हैं। कहां पर, अपने वेजाइना में। तो बहुत से बहुत 400 या 500, मान लो 250 से 450 का एक रेशियो मान के चलते हैं, जो अपने शुक्राणु पहुंचते हैं कहां तक, अंडक तक। कहां तक, द्वितीयक अंडक तक। फिर उस 200-400 में से क्या होते हैं, एक कोई एक शुक्राणु क्या होगा, निषेचन करेगा और उसी से क्या होगा, बेबी अपना बनेगा। तो केवल एक ही जीतता है और वो आप हो। आप एक देश तो पहले जीत ही चुके हो, तो आपको घबराने की बात नहीं। इस वाले जो इंसेमिनेशन है इसमें कोई कुछ नहीं है, इसी से आप डायग्राम से आप समझ सकते हो उसको। ये जो अपना डायग्राम यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर देखो, मान लो ये वेजाइना है। क्या है, वेजाइना। यहाँ पर क्या बहुत सारे शुक्राणु छोड़े गए। क्या छोड़े गए, शुक्राणु में मतलब वीर्य छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया, वीर्य। तो यहाँ पर ये जो वेजाइना है इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, एसिडिक है। तो कई सारे शुक्राणु तो क्या होंगे, मर जाएंगे यहीं पर। क्या होंगे, मर जाएंगे। अब जो कुछ शुक्राणु बचेंगे वो क्या होंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कुछ गर्भाशय में मर जाते हैं, बस गिरते पड़ते 200-400 ही पहुंच पाते हैं। यहाँ पर 200-400 शुक्राणु क्या होते हैं, गिरते पड़ते यहाँ तक पहुंच पाते, कहां तक, अंडाणु पर। और जो उन 200-400 में से ही केवल एक अपना क्या होता है, शुक्राणु क्या करता है, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण कर पाता। मतलब वही एक शुक्राणु क्या होता है, अपने बेबी को बनाता। तो इतना समझ में आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं निषेचन की अगली प्रोसेस में। पहला हो गया इंसेमिनेशन। अब इसके बाद देखते हैं शुक्राणु का द्वितीयक अंडक की ओर बढ़ाओ। जो अपना, अब जैसे शुक्राणु की आंखें तो होती नहीं है, मान लो उसको वेजाइना में छोड़ दिया, अब वो कैसे मतलब अंडक तक पहुंचेगा। अब जैसे मान लो अपना क्या होता है, एक चीज और बतानी है आपको। हमने शायद पहले बताया था कि जो अपना अंडाशय होता है वो क्या होता है, एक समय पर, जैसे अंडाशय दो है लेकिन एक समय पर केवल एक अंडाशय क्या होता है, अपने किसके, द्वितीयक अंडक को मुक्त करता है या अंडाणु को क्या होता है, मुक्त करता है। ऐसा नहीं कि एक समय पर दो दो अंडाणु मुक्त हो जाए। जैसे मान लो इस तरफ वाले अंडाणु ने एक समय पर यहां से मुक्त हुआ। अब मान लो शुक्राणु की आंख तो है नहीं है, क्या नहीं है, आंख। अब वो इस तरफ जाए, चले जाए सब, कहां चले जाए, इस तरफ, तो निषेचन तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो कुछ तो इन्हें सिग्नल देने के लिए कुछ तो प्रोसेस होती होगी, तब तो ये इनको पता चलता है मैं जाना कहां पर है। जो अपने अंडाणु होते हैं, अंडाणुओं की जो परत होती है वो कौन सी, जोना पेलोसिडा होती है। उसके ऊपर क्या होती है, कुछ रसायन पाए जाते हैं। उन रसायन को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजन। फर्टिलाइजन क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। अब जो अपने अंडाणु हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, फर्टिलाइजन पाए जाते हैं, और जो अपने शुक्राणु हैं उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटी फर्टिलाइजन पाए जाते हैं। इसका भी क्या होता है, एक रीजन होता है। जैसे यहाँ पर इसको रीड करा दें पहले आपको, तो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, दोनों ही एक प्रकार की कहते हैं रसायन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। उसी केमिकल से क्या करता है, पता चलता है कि हमें जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना। तो जो अपने अंडाणु होते हैं वो क्या करते हैं, किसको, अपने फर्टिलाइजन को मुक्त करते हैं। फर्टिलाइजन क्या होती है, प्रोटीन होती है, केमिकल होता है। और जो अपना क्या होता है, शुक्राणु होता है, उसके पास क्या होती है, एंटी फर्टिलाइजन होता है। क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजन। तो अब आपको पता है यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है कि जो अपना जो फर्टिलाइजन है और जो एंटी फर्टिलाइजन, अगर वो समान जाति के होंगे तो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। मान लो जैसे ताला है, तो क्या एक चाबी से ही खुलेगा, क्या हर चाबी से ताला खुल जाता है। तो स्पेसिफिक ताले के लिए स्पेसिफिक क्या होती है, चाबी होती है। इसी प्रकार से जो अपने क्या होते हैं, फर्टिलाइजन होते हैं, उन्हें फर्टिलाइजन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक क्या होते हैं, एंटी फर्टिलाइजन होते हैं। तभी उनमें क्या होता है, निषेचन, या उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। जिनमें इंटर कनेक्शन या उनमें जो संबंध होगा वो उसी वजह से होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी ताला लाए, उसमें कोई भी चाबी लगा दी, खुल गया। अगर ऐसा है तो फिर तो चोरी होती ना रहेंगी। ताले का मतलब क्या है। तो इसी प्रकार से जो अपना निषेचन होता है वो भी बहुत, ऐसा नहीं कि आराम से हो गया निषेचन, कहीं भी जा रहा कहीं भी हो रहा, कुछ नहीं है। वो एक कोऑर्डिनेट वे में एक अच्छे से तरीके से होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही क्या होते हैं, एक प्रकार ये करते हैं रसायन मुक्त करते हैं, जिससे उनके बीच क्या होता है, एक संबंध तैयार होता है जो ताला और चाबी की तरह कार्य करता है। जैसे आपको पता है कि उनके बीच में जो संबंध है वो क्या होता है, ताला चाबी की तरह। मान लो जो फर्टिलाइजन है वो सेम एंटी फर्टिलाइजन से ही खुलेगा, जो उनके जो आपस में जो कनेक्शन है वो सेम होना चाहिए तभी। मान लो ये है जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन के अंदर क्या, किसी भी जानवर की क्या करते हैं, शुक्राणु अंटर करते हैं, तो क्या उनके बीच में निषेचन हो जाएगा, नहीं होता निषेचन। अगर ऐसा होता तो फिर तो कुछ भी होता। तो इसमें देखते हैं हम आगे। तो इसमें देखते हैं जब शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, समान जाति की होती है, तभी उनके बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, सेम। उसमें क्या होता है, कनेक्शन, इंटर कनेक्शन अच्छा होता है। अगर क्या होंगे, शुक्राणु किसी अन्य जाति के होंगे तो उनमें क्या होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, या उनमें जो संबंध वो नहीं हो पाएगा।
आपको समझ में आ गया। इसलिए क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजन पाए जाते हैं, इसमें क्या होती है, एंटी फर्टिलाइजन पाए जाते हैं। जो फर्टिलाइजन है इनका, ये इनको दूसरा नाम दिया हमने क्या, ZP3 भी बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, ZP3। अब इनका आगे कार्य बताएंगे। ZP3 क्या होते हैं, ग्राही होते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब होता है कोई सिग्नल भेजा, उसको कैच कर लिया। मान लो जो अपने एंटी फर्टिलाइजन है वो भी क्या होते हैं, ग्राही की तरह ही तो है। मान लो फर्टिलाइजन है वो भी क्या होते हैं, ग्राही की तरह है। अब शुक्राणु ने उनको सिग्नल भेजा, उनने भी सिग्नल भेजा, उनको पता चल गया कि हाँ भैया आओ, यहीं पे होना अपना मिलन, तो तभी वो उस डायरेक्शन में जाते हैं। अगर क्या है, दूसरी जाति के होंगे तो अंडाणु कहेगा नहीं यहाँ नहीं आना, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, ये तुम जाओ यहाँ से, तो निषेचन क्रिया नहीं होती। वो क्या होंगे, शुक्राणु वहीं पर क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे या वहीं पर पड़े रहेंगे। वो अपना ताला खुलेगा ही नहीं, ताला नहीं खुलेगा तो उसके अंदर घुसेंगे नहीं। मान लो जो अपना क्या है, द्वितीय कंडक है, वो कितनी परतों के अंदर था, उलेमा के बाद क्या, जोना पेलुसिडा के बाद बाहर कोरोना रेडिएटा। अब जोना पेलुसिडा के अंदर क्रॉस करके नहीं घुस पाएगा तो वो द्वितीय कंडक के साथ निषेचन नहीं हो पाएगा। जोना पेलुसिडा नहीं खुलने वाली है ऐसे, जब तक क्या होंगे, समान प्रकार के क्या होने चाहिए, अपने फर्टिलाइजन और समान प्रकार के एंटी फर्टिलाइजन। जब वो आपस में मिलेंगे तभी क्या होगा, किवाड़ खुलेंगे या दरवाजे खुलेंगे, तभी क्या होगा, अपना शुक्राणु उसके अंदर घुस पाएगा, किसके, द्वितीय अंडक, तभी हो पाएगा निषेचन, नहीं तो नहीं हो पाएगा, वो घूमता ही रहेगा उसके चारों तरफ। तो देखते हैं यहां पर शुक्राणु पर पाए जाने वाले रसायन को एंटी फर्टिलाइजन, और अंडाणु द्वारा मुक्त किए जाने वाले या उसके ऊपर पाए जाने वाले रसायन को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ZP3 भी नाम देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ZP3। तो ये आपको याद रखना, कुछ भी याद रह जाए, फर्टिलाइजन याद रह जाए, फर्टिलाइजन याद कर लीजिए, ZP3 याद रह जाए, ZP3 याद कर लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अब यहाँ पर लिखा है ZP3 में मनुष्यों के शुक्राणु को पहचानने की क्षमता होती है। मनुष्य की बात है तो मनुष्य कर दी। अब ऐसा तो है नहीं है कि कोरोना रेडिएटा केवल मनुष्यों में है, जो अपने क्या है, जितने भी अपनी प्राइमेट है उनमें भी क्या होती है, जो अपनी क्या होती है, कोरोना रेडिएटा है, उसमें भी उसके पास जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कुत्ते के स्पर्म को लेकर के गाय में एंटर कर दो तो बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेम जाति के शुक्राणु ही क्या होंगे, सेम जाति के अंडाणु क्या होते हैं, निषेचित कर पाते हैं। और किसकी वजह से, ZP3 की वजह से। ये जो रिसेप्टर होते हैं ZP3 या फर्टिलाइजन, इसकी वजह से। ये जब समझ लेंगे कि हाँ भाई अपनी ही जाति का है, उसको अंदर जाने दो, तभी कोरोना रेडिएटा गेट खोलेगी, तभी वो अंदर जा पाएगा, नहीं तो ये गेट बंद रहेंगे हमेशा। और ऐसा नहीं है कि तुम डायनामाइट रख के गेट उड़ा दो, तो ऐसा उनके पास कोई सुविधा नहीं होती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इसमें आगे हम देखते हैं कि एंटी फर्टिलाइजन एंड फर्टिलाइजन क्या होते हैं, जाति विशिष्ट होते हैं। मान लो क्या होते हैं, समान जाति के बीच में ही क्या होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ऐसा नहीं किसी भी जाति का कोई आ गया, बार बार हम उसी वर्ड को बता रहे हैं। और ये क्या होती है, प्रोटीन के बने होते हैं। जो फर्टिलाइजन होते हैं, एंटी फर्टिलाइजन, ये क्या होती है, प्रोटीन के क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो अन्य जाति के बीच निषेचन को होने नहीं देते। तो जो अपने JP3 या जोना पेलुसिडा की परत पर अपनी, हाँ जो JP3 है फर्टिलाइजन है, ये कहां पर पाए जाते हैं, अंडा की, किसकी, अंडक की जो अपनी कौन सी है, जोना पेलुसिडा की लेयर है, उस पर क्या होती है, चिपके रहती है, वहीं पर लगे रहते हैं। इतना आगे समझ में। अब इसमें क्या आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा इसमें जैसे अब इसको आगे बढ़ने के लिए, क्या कैपेसिटेशन एक स्टेप होता है, जैसे हम कैपेसिटेशन या शुक्राणु की क्षमता समझ लीजिए। इसको जो वर्ड है, उस हिंदी वर्ड कोई खास अच्छा नहीं मिला, तो हमने सीधा कैपेसिटेशन लिख दिया। अब आपको समझा दे रहे कि कैपेसिटेशन का मतलब क्या है। अब इसको हमने बीर क्या किया, जो बीर होता है वो क्या होता है, थक्के या क्लॉट के रूप में क्या होता है, इकट्ठा रहता है। मान लो उसने उस थक्के को वेजाइना में एंटर कर दिया। अब वो वेजाइना में पड़ा तो शुक्राणु क्या उसमें उलझे हैं। आपने गोंद देखी है, गम वगैरह, उसमें क्या है, जैसे किसी चींटी वगैरह को डालो तो क्या होती है, उसमें फंस के रह जाती है। अगर वो डाइल्यूट होगी, घुली होगी, तो वो तैर के निकल जाएगी। अब लेकिन गम में क्या होती है, वो चल नहीं पाती, वो फंस के रह जाती है। इसी तरह से अपने क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो जो अपना क्या होता है, जो शुक्राणु है, जो बीर है, वो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और शुक्राणु से मिलकर के बना है। तो जो अपना सेमिनल वेसिकल फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, थोड़ा क्लॉट बनाने, थक्का बनाने वाली प्रवृत्ति का होता है। वो कैसा होता है, थक्का बनाने की प्रवृत्ति। तो जो अपने शुक्राणु होते हैं उसमें क्या होते हैं, फंसे रहते हैं। लेकिन जो अपना पृष्ठ ग्रंथि वाला जो फ्लूइड होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, थक्के को डिगुलेट मतलब थक्का रहित करने, मतलब जो अपना थक्का बना हुआ उसको, थक्के को घोलने का कार्य करता है। लेकिन ऐसे नहीं कर पाता, उसको भी क्या होता है, एक मीडियम चाहिए होता। मतलब मीडियम कैसा, जैसे उसको एसिडिक मीडियम में क्या करता है, वो उस थक्के को क्या करता है, थक्का रहित, मतलब थक्का बना उसको क्या करना, डाइल्यूट कर सके। और उसको मीडियम कौन सा चाहिए होता है, वो चाहिए होता है एसिडिक मीडियम। और वो उसे मिलता कहां पर है, वो मिलेगा कहां पर, उसको वेजाइना में। जैसे हम आपको बताते आए हैं, जो अपना वेजाइना का जो मीडियम होता है या उसका जो प्रकृति होती है, वो क्या होती है, एसिडिक प्रकृति की होती है। कैसी होती है, एसिडिक प्रकृति। तो जो अपना बीर वहां पर जाएगा, कहां पर, वेजाइना में। तो जो अपना प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, वो एसिडिक नेचर पा करके तुरंत क्या होगा, जितना भी वो थक्का बना हुआ था उसको डीक्लॉट कर देगा, थक्का रहित कर देगा। इतना आगे समझ में। जब वो थक्का रहित हो जाएगा तो शुक्राणु क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। अब वो फ्री हो जाएंगे तो वो तैरने लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टेप और होता है, क्या होता है, जो अपनी एसिडिटी है, जो वेजाइना की एसिडिटी है, वो करती है, जो शुक्राणु के बाहर आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है।
द्रव्य झिल्ली पाई जाती है, इतना बताया था आपको। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसको आपने क्या किया, कपड़े पहना दो बहुत सारे, उसको तालाब में फेंक दो, तो क्या वो अच्छे से तैर पाएगा? नहीं तैर पाएगा। तो वो क्या करता है, अपने कपड़े उतार के अलग करता है, उसके बाद फिर वो तैरने में क्या होती है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जो अपना क्या होता है, शुक्राणु होता है, उसके ऊपर भी क्या होती है, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। तो उन सब चीजों को कहां पर, अपने जो वेजाइना वाले भाग में होते हैं, वो उनको क्या होता है, वहां पर अलग कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो फ्री हो जाता है, जिससे बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। इसके अलावा वेजाइना में एक कार्य और होता है, वहां पर क्या होता है, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन जाते हैं किसके पास, जो अपने शुक्राणु उसकी टेल या पुच्छ वाले भाग पर। तो पुच्छ वाले भाग पर जाएंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी, उससे जो उसकी टेल होगी मजबूत हो जाएगी, उससे क्या होगी, वो तेजी से ग्रो कर पाएगी, मतलब तेजी से क्या होगी, आगे बढ़ पाएगी। उसकी जो मोटिलिटी है वो क्या होगी, तेज हो जाएगी। तो वो जल्दी से कहां पर, अंडाणु के पास पहुंच जाएगी। तो उसकी जो क्षमता है, उसकी जो दौड़ने फिरने की जो क्षमता वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका ये मतलब है जो कैपेसिटेशन, तो इसका यही मतलब है कि जो अपनी वेजाइना होती है, वेजाइना में क्या होती है, जो शुक्राणु की जो क्षमता है, जो दौड़ने की चलने की जो क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे बढ़ती है और उसमें होता क्या क्या है। तो इसमें देखते हैं, जब वीर्य को योनि में क्या किया जाता है, स्खलित किया जाता है, तो वीर्य एक थक्के के रूप में होता है। किसमें? क्लॉट के रूप में। बता दिया क्लॉट किसकी वजह से होता है, सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड, उसकी वजह से थक्का होता है। और थक्का रहित किसकी वजह से होता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से। अब प्रोस्टेटिक फ्लूइड किस में कार्य करता है? एसिडिक मीडियम में कार्य करता है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी? इसमें केवल यही लिखा है, तो हम रीड कर दे रहे हैं, जिनके भी शुक्राणु फंसे रहते हैं और गतिशील नहीं हो पाते, यह थक्का शुक्राशय से मुक्त द्रव के कारण होता है। शुक्राशय मान लो सेमिनल फ्लूइड। वीर्य को थक्का रहित करने की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड से मुक्त हुए फ्लूइड में होती है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में होती है। लेकिन यह केवल क्या होता है? अम्लीय माध्यम में काम करता है। किसमें कार्य करता है? अम्लीय माध्यम। और ये अम्लीय माध्यम उसे कहां प्रोवाइड कराया जाता है? वेजाइना में। कहां पर? वेजाइना। क्योंकि जो अपनी वेजाइना होती है वो क्या होती है? एसिडिक मीडियम की होती है। इतना समझ में आ गया? और यह माध्यम इसको योनि के द्वारा प्रदान कराया जाता है, जहां पर यह वीर्य को क्या थक्का रहित कर देता है। जैसे थक्का है उसको ढीला कर दो तो उसमें तेज दौड़ने लगेगा अपना शुक्राणु तेज। और यहाँ पर आपको क्या है, एक किसमें, एक तालाब में गोंद भर दें, पूरी गम भर दें, उसमें दौड़ने हो गया तो आप तैरने को तो छोड़ो, आप सही से रेंग भी नहीं पाओगे। इसी प्रकार से अपने शुक्राणु वो भी क्या होते हैं, फंसे रहते हैं उसमें। तो योनि के द्वारा स्रावित अम्लीय माध्यम के कारण क्या होता है, शुक्राणु के बाहर पाई जाने वाली क्या है, जो जीव द्रव झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है, टूट जाती है। इसकी वजह से उसका जो वजन होता है वो भी हल्का हो जाएगा और क्या होगा, और तेजी से तैरने लगेगा, भी नष्ट हो जाती है। जिस कारण क्या होती है, शुक्राणु आसानी से क्या होते हैं, गतिशील हो पाते हैं। और यहीं पर योनि द्वारा स्रावित कैल्शियम आयन भी क्या होते हैं, शुक्राणु को प्रदान कराए जाते हैं। किस वाले भाग को? अपने पुच्छ वाले भाग को। किस वाले भाग को? पुच्छ वाले भाग को। तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। और इस वजह से क्या होता है, शुक्राणु आगे की तो और गतिशील हो जाते हैं। ये अपना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं एक्रोसोम अभिक्रिया। क्या देखते हैं? एक्रोसोम अभिक्रिया। तो अब एक्रोसोम अभिक्रिया, जैसे आपको बताया था, जब शुक्राणु की संरचना बता रहे थे, क्या बता रहे थे? शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना में क्या थी, जो अपना एक्रोसोम वाला भाग था, शुक्राणु का सबसे जो वाला शीर्ष वाला भाग था, उसमें क्या थी, एक एक्रोसोम संरचना थी, जिसको एक अग्रच्छिद्र भी बोला था। उसमें वो संरचना, उसमें आपको बताया था, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बताए थे आपको। जिसने भी अपना क्या प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। इसलिए कहते हैं वीडियो क्या एक कोऑर्डिनेट वे में देखने, ताकि आपको क्या समझ में आए कि हमें आगे किस हिसाब से बढ़ते हुए चल रहा है। तो क्या होते हैं, अपना जो वो कौन सा एक्रोसोम वाला पार्ट था, उसमें क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते थे। अब वो डाइजेस्टिव या पाचक एंजाइम थे, उनका कार्य क्या होता? तो आपको अभी जस्ट पहले हमने बताया कि जो अपना अंडक होता है उसके बाहर क्या होती है, बहुत सारी परतें होती हैं। उन परतों को तोड़ते हुए शुक्राणु को अंदर घुसना है। तो उन परतों को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एंजाइम तो चाहिए। और वो एंजाइम किसके पास होते हैं? अपने शुक्राणु का जो हेड होता है, एक्रोसोम वाला भाग, उसमें वो क्या होते हैं, अपने एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं, एक एक एंजाइम की बात करते हैं। अब जैसे सबसे पहले जो अपनी परत होती है वो क्या होती है, कोरोना रेडिएटर। कोरोना रेडिएटर। तो कोरोना रेडिएटर को तोड़ने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। उन एंजाइम को क्या बोलते हैं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये आप एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं बताएंगे आपको तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे कि निषेचन हो कैसे रहा। तो ये आपको इतना करना पड़ेगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स लिख दिए हैं, तो आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है कि हमें नोट्स कहां से मिलेगी, हाय रामा हाथ या करते हो घूमते रहो, ऐसा कोई नहीं है। आपको आराम से नोट्स मिल जाएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट वीडियो को आराम से सुनते जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। नोट्स आपको मिले हैं जिस तरीके से मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, उसी तरीके से अपने हाथ से आपको भी अपने नोट्स लिखते जाना है। ऐसा नहीं पीडीएफ निकलवा के सीधा फोटो कॉपी से काम चला रहा है, तो ये नहीं करना आपको। तो जो अपनी सबसे बाहरी परत है वो क्या है, कोरोना रेडिएटर। अब कोरोना रेडिएटर को तोड़ने के लिए क्या होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग क्या होता है, अपना एंजाइम होता है, या सीपीए बोल दो, ठीक है। तो ये जो अपना क्या होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, ये करता है कोरोना रेडिएटर को क्या करता है, तोड़ देता है। अब इसके बाद क्या था, जो अपनी कोरोना रेडिएटर थी वो क्या थी, एक एंजाइम से जुड़ी हुई थी, हाई एल्यूरोनिक एसिड से जुड़ी हुई थी।
तो इस एंजाइम, इस एसिड को तोड़ने के लिए क्या हाई एल्यूरोनाइडेज एंजाइम कार्य करता है। तो इसमें दूसरे नंबर पर क्या लिखा होगा, जो हाई एल्यूरोनिक जो अपना एसिड है उसको तोड़ने के लिए क्या हाई एल्यूरोनाइडेज अपना क्या होता है एंजाइम होता है, इस लेयर को क्या करता है ब्रेक कर देता है, इसको तोड़ देगा। अब इसके बाद पहुंचते हैं हम कहां पर, जोना पेलुसिडा पर। कहां पहुंचते हैं, जोना पेलुसिडा पर। तो जो जोना पेलुसिडा है उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है, जोना लाइसिन कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, जोना लाइसिन या एक्रोसिन एंजाइम कार्य करता है। तो पहली वाली को रीड करें, हाई एल्यूरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए कौन सा अपना हाई एल्यूरोनाइडेज एंजाइम क्या होता है कार्य करता है, और जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए क्या जोना लाइसिन या एक्रोसिन क्या करता है कार्य करता है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद बची अपनी कौन सी परत, उलेमा पति। कौन सी बची, उलेमा। तो उलेमा को कौन से अपने डिसइंटीग्रेशन जो अपने एंजाइम होते हैं वो क्या कहते हैं, उलेमा को तोड़ देते हैं। उलेमा या द्वितीयक अंडक के बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसी को हमने उलेमा बोला था। तो उसको कौन तोड़ते हैं, डिसइंटीग्रेन। यहां पर लिखा हुआ, सॉरी यहां पर अंग्रेजी में लिखा है ऑलरेडी, तो कोई मतलब नहीं लिखने का, ये लिखा है यहां पर डिसइंटीग्रेन एंजाइम इसको क्या करता है तोड़ता। अब सब परतें तोड़ गई। अब इस सब परतें टूटने के बाद अब क्या होगा, निषेचन होना है। क्या होना, निषेचन। अब इसमें निषेचन में आगे बढ़ते हैं, इसमें निषेचन और अंडाणु का निर्माण किसका, अपने ओवम या ओवा का निर्माण होना, और क्या होना, निषेचन की क्या होनी है, प्रक्रिया पूर्ण होनी है। अब इसमें हम समझते हैं कि क्या थी अपनी कोरोना रेडिएटा थी। क्या थी, कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा पे क्या थे, ZP3 रिसेप्टर थे। ZP3 रिसेप्टर ने अपने शुक्राणु को क्या सिग्नल भेजे कि भैया आ जाओ, आप अपनी जाति को आप अंदर घुस सकते हो। तो जैसे ही क्या हुआ, कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट किया, एक शुक्राणु क्या हुआ, जैसे ही अंदर घुसा, किसके अपने उलेमा के जैसे अंदर घुसा, वो घुसने के बाद क्या होती है, जो अपनी उसकी अर्धसूत्री विभाजन की जो अर्धसूत्री विभाजन क्या हुआ था, रुका हुआ था या अवरुद्ध हुआ था, वो क्या होता पूर्ण हो जाता है। अब ये अवरुद्ध क्यों था, तो ये रुका हुआ था मेटाफेजिक फैक्टर की वजह से। किसके, मेटाफेजिक क्या होते हैं, अपने कुछ फैक्टर क्या होते हैं रिलीज होते हैं मेटाफेजिक। यहाँ पर इसी वाले लाइन में, अच्छा इसमें क्या होता है, निषेचन और अंडाणु का क्या होता है, इसी वाले टॉपिक में क्या आती है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो जो अपनी क्या थी अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था, जो अपना अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था वो किसकी वजह से रुका हुआ था, वो रुका हुआ था अपना मेटाफेजिक प्रमोटिंग फैक्टर की वजह से। मेटाफेजिक प्रमोटिंग फैक्टर क्या कर रहे थे, जो मध्य अवस्था पर जो अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था उसको कंटिन्यू बनाए रखे थे। कुछ फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपनी अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था उसको कंटिन्यू या लगातार उसको बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही अपना शुक्राणु क्या होता है उसके अंदर घुसता है, उलेमा के अंदर घुसता है, तो जो अपना क्या होता है मेटाफेजिक जो प्रमोटिंग फैक्टर थे उनका रिलीज होना या मुक्त होना क्या होता है, बंद हो जाता। जैसे ही उनका मुक्त होना या रिलीज होना बंद होगा तो निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी, पूर्ण हो जाएगी। और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो उसमें क्या होंगे, दो असमान कोशिकाएं बनेंगी। एक जो बड़ी कोशिका बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, अंडाणु ओवा या ओवम, और जो छोटी कोशिका बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड पोलर बॉडी या द्वितीय ध्रुवीय पिंड बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। यहां पर आके अपनी अब क्या होगा, यहां पर एक पेज ऐड करते हैं। जैसे मान लो यहां पर क्या है, जैसे ये मान लो उलेमा की परत है, उलेमा की परत के अंदर क्या है, ये केंद्रक है, द्वितीय कंडक का क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, द्वितीय कंडक का क्या है, केंद्रक। अब मान लो यहां से आया अपना क्या, शुक्राणु, यहां से आया अपना क्या, शुक्राणु। अब शुक्राणु के अंदर अभी क्या है, कुछ उसका भी क्या होगा, केंद्रक होगा। तो इस शुक्राणु का केंद्रक क्या होगा, इसके अंदर आया, या जैसे ही मान लो शुक्राणु ने इसके अंदर एंटर किया, मान लो शुक्राणु ने इसके अंदर एंटर किया, तो जैसे ही इसके अंदर शुक्राणु एंटर करेगा तो जो मेटाफेजिक प्रोमेटिक फैक्टर क्या होते हैं, मुक्त हो रहे थे, वो क्या होंगे, निकलना बंद हो जाएंगे। जब वो निकलना बंद हो जाएंगे तो जो अपनी अर्धसूत्री विभाजन होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के बाद जो अपना ये केंद्रक है ये क्या होगा, दो भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। या मान लो ये दो कोशिकाएं होंगी, दो भागों में बढ़ जाएंगे, एक छोटी और एक बड़ी। तो ये जो बड़ी है इसी को हमने क्या नाम दे दिया, अंडाणु। क्या नाम दे दिया, अंडाणु, ओवम या ओवा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आगे समझ। और ये अपनी क्या थी, सेकेंड पोलर बॉडी। और ये क्या है, अपने किसका, स्पर्म का क्या है, न्यूक्लियस है, स्पर्म न्यूक्लियस, स्पर्म का क्या है, केंद्रक है। इतना यहां तक कोई दिक्कत। तो अब क्या है, ये जो अपना स्पर्म का केंद्रक है और ये जो अंडाणु है ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, एक नई संरचना बनाएंगे। उस नई संरचना को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, जाइगोट या युग्मनज। और ये जो संरचना होगी वो क्या होगी, 2n नंबर होगी। क्या होगी, 2n नंबर। ये क्या था, ये भी n होगा और ये भी क्या होगा, n, और ये अपनी भी, ये भी क्या होगा, n होगा।
इतना आगे समझ में, यही होता है इसमें। अब जैसे इसमें अंदर घुसा, मेटाफेजिक प्रोमोटिंग फैक्टर क्या होंगे, रिलीज होना बंद हो जाएंगे। निषेचन हो गया, वो सॉरी क्या, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होगा। अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के बाद दो कोशिकाएं बनी, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका क्या थी, अपनी अंडाणु थी, छोटी कोशिका क्या थी, ध्रुवीय पिंड था। अब यहाँ पर क्या होगा, शुक्राणु अंदर हुआ, शुक्राणु ने अपना केंद्रक किसमें, बाहर छोड़ दिया। अब शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे, और आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, जायगोट या युग्मनज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और ये जो अपनी पोलर बॉडी है, इसके पास पोषण तो है नहीं है, ये पोषण ना होने की वजह से क्या होगी, धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाएगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो चुका है। तो जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन जब पूर्ण नहीं हुआ था, तब वहां पर मुक्त हो रहे थे क्या, मेटाफेजिक प्रोमोटिंग फैक्टर। और जैसे ये क्या होता है, कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाता तो उससे मुक्त होने लगते हैं एनाफेजिक प्रोमोटिंग फैक्टर। आपने अवस्थाएं तो पढ़ी होंगी, एनाफेज क्या होती है, जब पूरी तरीके से विभाजन कंप्लीट हो जाता, उस अवस्था को हमने एनाफेज बोला था। एनाफेज फिर टेलोफेज, तो लगभग एनाफेज पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर क्या होती है, जैसे अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है तो उसी वाली अवस्था को हमने क्या बोल दिया, एनाफेजिक प्रोमोटिंग फैक्टर क्या होते हैं, मुक्त होने लगते हैं। जिससे हमें क्या होता है, एक इंडिकेशन या सिग्नल मिलता है, इससे हमें पता चलता है कि कोशिका विभाजन पूर्ण हो गया। अब क्या होगा, निषेचन क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। निषेचन पूर्ण होने के बाद क्या, जायगोट का क्या होता है, निर्माण हो जाता। ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इस वाले को हम पूरा रीड करा दें एक बार। हाँ, अब इसमें देखते हैं, जब तक सेकेंडरी अंडक या सेकेंडरी oocyte के अंदर शुक्राणु का केंद्र प्रवेश नहीं करता, तब तक द्वितीयक अंडक या द्वितीयक सेकेंडरी oocyte के अंदर मेटाफेजिक प्रमोटिंग फैक्टर, ये आपको याद रखनी है। इनको क्या बोलते हैं, MPF। ये वाले फैक्टर क्या होते हैं, मुक्त होते रहते हैं। और ये करता कौन है, अपना द्वितीयक अंडक क्या करता है, इनको मुक्त करता रहता है। इससे क्या होती है, जो अपनी अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ कहां पर, मेटाफेज द्वितीय पर रुका उसी पर क्या होता है, कंटिन्यू बना रहता है। तो इतना समझ में आ गया। जिससे क्या होता है, द्वितीय कंडक के मध्य अवस्था पर क्या होता है, अवरुद्ध बना रहता है। और जैसे ही शुक्राणु का केंद्रक द्वितीय कंडक में क्या होता है, प्रवेश करता है, तो इस फैक्टर का मुक्त होना क्या होता है, बंद हो जाता। और ये जो फैक्टर मुक्त होना बंद होगा तो क्या होगी, अर्धसूत्री विभाजन क्या होगी, पूर्ण हो जाएगी। और जब अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होगी तो दो कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटी एक बड़ी, जैसा कि इसमें आपको दिखाया था। कोशिका विभाजन पूर्ण होने पर एक दूसरा फैक्टर मुक्त होने लगता है। उस फैक्टर को क्या बोला था हमने, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। अब ये जो क्या होता, जैसे क्या होती है, कोशिका विभाजन पूर्ण होती है तो एक फैक्टर मुक्त होने लगता है, कौन सा, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। इसी की से हमें क्या पता चलता है कि कोशिका विभाजन क्या हो चुका, पूर्ण हो चुका। इतना आगे समझ में। जैसे ही कोशिका विभाजन पूर्ण होता है तो ऊलेमा के अंदर क्या होता है, परिपक्व अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इतना आगे समझ में। इसके अंदर एक और छोटी कोशिका का निर्माण होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं या पोलर बॉडी बोलते हैं, जो आगे जाकर क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अब इसमें पहुंचने से पहले यहाँ पर एक जो अपना हेडिंग है वो क्या, बहुशुक्राणु और उसको रोकने के उपाय। अब मान लो जैसे क्या था, अपना शुक्राणु क्या द्वितीय अंडक है, उसमें अभी तक तो हमने दिखाया कि एक शुक्राणु घुसा। अगर उसमें कई सारे शुक्राणु घुस जाएं, जैसे कि अपना क्या था, प्लांट में पढ़ा था आपने, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ा था। इसी तरीके से क्या आप इसमें देखेंगे, किसके बारे में, जो अपना ह्यूमन है, अगर इसमें भी क्या हो जाए, बहु क्या बन जाए, पॉलीस्पर्मी, अगर कई सारे क्या हो जाए शुक्राणु उसके अंदर घुस जाए तो उसमें क्या हो जाएगी, एक हिसाब से बहुभ्रूणता वाली केस हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, जो बच्चा होगा वो क्या होगा, कुपोषित होने लगेगा। आप खुद सोचिए, जैसे एक क्या फीमेल है, उसने एक बेबी बर्थ को जन्म दिया या बेबी को बर्थ दिया, तो वो क्या होगा, थोड़ा स्ट्रांग होगा। अगर उसी पोषण, मान लो कि 4 रोटी है, क्या है, 4 रोटी है, अगर वो 4 रोटी एक व्यक्ति को दी जाती है तो वो खुश रहता है। अगर उन्हीं 4 रोटियों को 4 लोगों में दे जाएंगे तो वो चारों लोग क्या होंगे, भूखे रह जाएंगे। अगर किसी एक को दी जाती तो वो पूरी तरीके से फुल हो जाता। इसी तरीके से क्या होता है, जो अपना जायगोट होता है उसके पास भी क्या होता है, जो पोषण होता है क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्या तो लिमिटेड, अगर उसमें कई सारी शुक्राणु उसको विभाजित करेंगे तो कई सारा विभाजन होगा और कई सारे मतलब बेबी बनेंगे, तो वो जो पोषण है वो सही से नहीं पहुंच पाएगा। तो छोटे छोटे बेबी बनेंगे तो वो क्या होंगे, हो सकता है वो डेथ हो जाए उनकी, जरूरी है वो सर्वाइव कर भी पाए। तो इससे बचाने के लिए कि कई सारे शुक्राणु उस अंडाणु को निषेचित ना कर पाए, तो इससे बचने के लिए जो अपना अंडाणु होता है उसमें क्या होती है, कुछ संरचनाएं होती हैं। क्या होती है, कुछ संरचनाएं होती है। उन संरचनाओं की वजह से क्या होता है, वो उससे बच जाता है। किससे, पॉलीस्पर्मी या कई सारे शुक्राणु के अंदर एंटर करने से क्या होता है, जो अपना शुक्राणु वो क्या होता है, बच जाता है। अब कैसे, उसमें देखते हैं। अब एक होता अपना क्या, फास्ट ब्लॉक, और एक क्या होता है, स्लो ब्लॉक। जो अपना फास्ट ब्लॉक होता है, इसमें क्या होता, जैसे क्या होता, अपना अंडाणु कहां पहुंचा, सॉरी, जो अपना शुक्राणु है वो कहां पहुंचा, अंडाणु के अंदर। जैसे उसके अंदर एंटर किया एक शुक्राणु ने, एक शुक्राणु जैसे ही उसके अंदर एंटर करता है तो कैल्शियम आयन क्या होते हैं अपने, जो अपने कैल्शियम आयन है। अब यहाँ पर इस डायग्राम की अपन को मदद लेनी पड़ेगी।
तो इसमें क्या होता, जैसे इसमें सबसे पहले देखा हमने क्या, फास्ट ब्लॉक। अब फास्ट ब्लॉक में होता क्या, जैसे अपना शुक्राणु आया, शुक्राणु कहां पहुंचा, उलेमा, उलेमा की मेम्ब्रेन है, उलेमा की मेम्ब्रेन को जैसे उसने टच किया, उसके अंदर घुसा, तो जो अपनी उलेमा की जो मेम्ब्रेन है उसका क्या होता, डीपोलराइजेशन हो जाता, मतलब ध्रुवीयकरण हो जाता, विध्रुवण। क्या, जैसे मान लो यहाँ पहले प्लस होगी ये मेम्ब्रेन, तो बाद में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब ये साइन क्या हो जाएंगे, उल्टा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अपने शुक्राणु होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर नहीं घुस पाएंगे। मान लो ये क्या थी, जैसे इसने यहां पर बनाते हैं, ये क्या, उलेमा, क्या है, उलेमा। जैसे एक शुक्राणु ने इसको टच किया या इसके अंदर घुसा, तो तुरंत ही इस उलेमा की क्या होती है, इसकी जो नेचर होगा वो क्या होता है, बदल जाएगा। मान लो ये पहले क्या है, पोलराइज्ड है, फिर तुरंत क्या हो जाएगी, डीपोलराइज या विध्रुवण। मान लो पहले ये प्लस थी पूरी मेम्ब्रेन, तो फिर क्या हो जाएगी, माइनस। एक सिंपल वे में आपको समझा रहे, इससे आपको बहुत इजी लगे समझना। तो ये क्या होती है, जो अपनी मेम्ब्रेन पहले कैसी थी, ध्रुवीय थी, जैसे इसको टच किया, इसके अंदर घुसा ये, तो तुरंत क्या हो जाएगी, विध्रुवीकरण। क्या हो जाएगी, विध्रुवीकरण। अब जिसका तुरंत विध्रुवीकरण हो जाएगा, तो दूसरे शुक्राणु में अंदर घुस नहीं पाएंगे। इतना समझ में आ गया। तो ये वाला क्या होता है, बहुत तेजी से होता है, जैसे इसको टच किया, इसने केंद्र के अंदर घुसा और तुरंत ये क्या हो जाएगा, विध्रुवित हो जाएगी, पूरी मेम्ब्रेन क्या होगी, तुरंत विध्रुवित, ताकि दूसरा क्या हो, शुक्राणु अंदर घुस ना पाए। इतना समझ में आ गया। लेकिन ये क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे आपने न्यूरॉन्स वाला सुना होगा, न्यूरॉन्स का सिग्नल, न्यूरॉन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपको पता था जो तुरंत पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के बारे में आपने क्या होगा, 11th वाला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन वाला, नर्वस सिस्टम, उसमें आपने पढ़ा होगा। वहां पर अगर आप समझ रहे हो डीपोलराइजेशन वाला वर्ड, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो जब 11th का चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो वहां आप क्लियर कर लेना। और वैसे कुछ नहीं होता, आप ये समझ लीजिए कि मान लो यहाँ पर ये जो परत है वो क्या थी, पहले प्लस थी, क्या थी, प्लस। तो मान लो ये शुक्राणु को घुसने के लिए क्या थी, अवेलेबल है, अच्छी अनुकूलक थी। जैसे ही एक बार शुक्राणु उसके अंदर गया, तो तुरंत ये क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्या होती है, ये तुरंत क्या हो जाएगी, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये शुक्राणु यहां पर क्या होंगे, अंदर नहीं घुस पाएंगे। ये होता है ध्रुवीकरण। तो ये कौन कर रहा है, अपना उलेमा की परत कर रही है। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण हुआ है, या विध्रुवीकरण या विध्रुवण, ये जो हुआ है, क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है। क्या होता है, कुछ समय के लिए। अब कुछ समय के लिए बाद ये क्या हो जाएगा, मतलब फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर से शुक्राणु घुसने लगेंगे। तो उसका भी एक उपाय है। तो उसके बाद हमारा दूसरा क्या था, स्लो, क्या था, स्लो बैक था। क्या था, एक फास्ट, सॉरी क्या था अपना, फास्ट वाला था, एक क्या हुआ, स्लो वाला, स्लो ब्लॉक वाला। तो स्लो में क्या होता है, अपन देखते हैं उसमें कॉर्टिकल्स वाला था। क्या था, कॉर्टिकल सेक्शन थी। क्या थी, कॉर्टिकल सेक्शन। अब उसमें क्या होता है, कॉर्टिकल सेक्शन उसमें देखिए, जैसे अपना क्या हो, शुक्राणु यहां अंदर घुसा, शुक्राणु अंदर घुसा, कहां से, उलेमा में। उलेमा से क्या हुआ, अंदर कहां घुसा, अपने उलेमा के अंदर पहुंचा, शुक्राणु पहुंचा। तो क्या होगी, यहाँ जो अपने पेरिबेट लाइन, ये आपको येलो कलर की स्पेस दिख रही होगी। क्या दिख रही है, येलो कलर की स्पेस। ये क्या होती है, अपनी पेरिबेट लाइन स्पेस होती है। इसमें क्या होती है, कैल्शियम आयन भरे रहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, कैल्शियम आयन भरे रहते हैं, कैल्शियम आयन। तो ये कैल्शियम आयन क्या होते हैं, इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम आयन जैसे इसके अंदर आएंगे, तो इससे क्या होती है, कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स, ये आपको दिख रहा है, बताया था आपको, कार्य इसके बारे में बताएंगे। तो अपने जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये क्या होंगे, यहां से तुरंत बाहर निकल के कहा जाते हैं, जहां कैल्शियम, जैसे कैल्शियम ने अपनी जगह छोड़ी, उसकी जगह कौन कवर कर लेता, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। कौन, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। वो तुरंत इसको क्या कर लेंगे, इस जगह को क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, मतलब पूरी जाम कर देंगे। तो फ्रीज हो जाएगी या जाम हो जाएंगे, तो शुक्राणु वैसे भी नहीं घुस पाएंगे। अभी क्या था, ये स्पेस खाली था, जैसे ही अपने कैल्शियम इसके अंदर गए, कैल्शियम अंदर गए, कैल्शियम अंदर जाते ही तुरंत क्या हो गए, वहां से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो गए, बाहर आके किस में, पेरिबेट लाइन स्पेस में भर गए। और पेरिबेट लाइन स्पेस में भरे, तो उस स्पेस को क्या कर दिया ना, जाम, एकदम फ्रीज कर दिया, ताकि दूसरा शुक्राणु उसमें अंदर घुस ना पाए, किसके, उलेमा मेम्ब्रेन के अंदर। इतना समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा जो अपना था स्लो में, उसमें क्या था, केमिकल स्टिमुलस। क्या था, केमिकल स्टिमुलस। अब केमिकल स्टिमुलस में क्या होता है, अपना जो क्या था, साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो अपने साइटोप्लाज्म भरा है किसका, ग्रेन्यूल्स, सॉरी उलेमा का। तो इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे ही अपने यहां से शुक्राणु अंदर घुसा, तो कुछ केमिकल रिलीज किए। ये केमिकल जाते हैं कहां पर, जोना पेलेसुडा के पास। आपको याद होगा कि जोना पेलेसुडा के बाहर क्या था, ZP3 के बारे में बताया था। ZP3 ग्राही लगी थी, रिसेप्टर, जो क्या होते सिग्नल दे रहे थे कि शुक्राणु आओ 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 आओ, अंदर घुस जाओ। तो ये क्या करते हैं, उनको, उनके पास जाकर उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो अपने कहते हैं ZP3, उनको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। कौन, जो अपने क्या थे, उलेमा या जीव द्रव्य से जो अपने केमिकल या रसायन क्या होते हैं, मुक्त हुए थे, उनको ZP3 को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। जब ZP3 को नष्ट कर देंगे, तो अपनी कोरोना रेडिएटर, अब कोरोना रेडिएटर क्या थी, कि ZP3 की वजह से ही पहचान पाती थी कि हमारी जाति का है या दूसरी जाति का। अब ZP3 ही नष्ट हो जाएंगे, तो वो अपनी जाति की नहीं पहचान पाएगी, फिर वो क्या होंगे, किसी भी शुक्राणु को अंदर घुसने नहीं देगी। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहला क्या था, अपना फास्ट वाला। फास्ट में क्या होता था, जैसे ही शुक्राणु उलेमा के अंदर गया,
तो उसका क्या होगा, बी ध्रुवण हो गया, ताकि दूसरा नहीं गया। लेकिन ये क्या था, कम समय के लिए होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या स्लो वाला। तो स्लो वाले में दो होते हैं, एक होता है अपना कॉर्टिकल रिएक्शन और एक होता है अपना केमिकल स्टिमुलस। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही शुक्राणु अपने अंदर घुसा तो यहाँ पर जो पेरिबेटलाइन स्पेस में क्या थे, कैल्शियम आए, वो गए किसमें, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद तुरंत ही वहां से क्या होती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स निकल करके यहाँ पर आ जाती हैं, पेरिबेटलाइन स्पेस में आ जाती है, और वहां उस जगह को करते हैं, जाम कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या, केमिकल स्टिमुलस, उसका नाम ही है केमिकल। तो उसमें क्या होते हैं, जो अपना साइटोप्लाज्म है, यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होंगे, वो कहाँ जाएंगे, जोना पेलिसोडा की मेम्ब्रेन के पास जाएंगे। अब जोना पेलिसोडा की मेम्ब्रेन पर क्या आती है, ZP3, उन ZP3 को क्या करेंगे, मार देंगे। अब ZP3 जब नष्ट हो जाएंगे तो कोरोना रेडिएटर पहचान ही नहीं पाएगी कि हमारे शुक्राणु है या दूसरी जाति के शुक्राणु है, वो अपनी जाति की भूल जाएगी, तो वो अपनी जाति को अंदर रोकना बना कर देगी। जैसे गजनी वाली कहानी है, इसको थोड़ी देर में इसकी याददाश्त चली जाएगी, खत्म। ZP3 मरे तो क्या, कोरोना रेडिएटर ना अपने ही आदमी को पहचानना बंद कर दिया, उन्हीं के लिए गेट बंद कर दी कि जाओ, कोई एंट्री नहीं है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कैसे निषेचन होता है, कैसे हम इसमें करते हैं, और कैसे पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है। तो इसको एक बार रीड करके बता दें। तो इसमें क्या होता है, अपना एक फास्ट ब्लॉक होता। फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, जब एक बार जैसे ही कोई एक स्पर्म उलेमा में एंटर करता है तो उलेमा का क्या हो जाता है, पी ध्रुवण या डीपोलराइजेशन हो जाता, जिससे कोई दूसरा स्पर्म क्या हो जाए, उसमें प्रवेश ना कर पाए। इसे हम क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक कहते हैं। अब बी ध्रुवण को आपको समझ में आ गया क्या था, कि मान लो पहले क्या थी, वो धनात्मक थी, फिर तुरंत क्या हो जाती, कि ऋणात्मक हो जाती। एक इजी वे में समझाया है आपको बी ध्रुवण, वैसे आपको न्यूरॉन वाले चैप्टर में उसको समझना। इसके बाद देखते हैं स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक क्या होते हैं, दो प्रकार की होती है। हाँ, फास्ट ब्लॉक, इसको फास्ट ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये बहुत तेजी से होती है, लेकिन क्या होती है, कुछ समय के लिए होती है। लेकिन जो अपना स्लो ब्लॉक होता है, होती तो ये धीरे है, लेकिन ये परमानेंट हो जाती है। फिर क्या होती है, परमानेंट। तो इसमें क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन, अगर स्पर्म का हेड उलेमा में प्रवेश करता है तो पेरिबेटलाइन स्पेस में उपस्थित कैल्शियम आयन कहां पहुंच जाते हैं, उलेमा के अंदर पहुंच जाते हैं, और उलेमा में उपस्थित जो अपने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो कहां जाएंगे, पेरिबेटलाइन स्पेस में, उसको कर देंगे फ्रीज या जाम। इससे क्या होंगे, कोई अब शुक्राणु उसमें अंदर नहीं घुस पाएगा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं केमिकल स्टिमुलस। तो केमिकल स्टिमुलस में क्या होते हैं, जो अपने जोना पेलिसोडा होते हैं, जोना पेलिसोडा पर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ZP3 रिसेप्टर होते हैं। अब ZP3 रिसेप्टर का आपको बता दिया कि वो क्या करते हैं, अपनी जाति की क्या शुक्राणु को पहचानने की उनमें क्षमता होती है, वो कहाँ लगे थे, जोना पेलिसोडा मेम्ब्रेन पर। अब वही नष्ट हो जाएंगे तो जोना पेलिसोडा पहचान ही नहीं पाएगी कि अपनी जाति है दूसरी जाति की। तो इसलिए क्या होते हैं, जो अपने उलेमा होते हैं, उलेमा में जैसे क्या होता है, शुक्राणु एंटर किया तो वहां से क्या होते हैं, कुछ रसायन केमिकल्स मुक्त होते हैं, जो कि इनको ZP3 को करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब ZP3 नष्ट हो जाएंगे तो कोरोना रेडिएटर क्या उनको अपने अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। अच्छा, आज तो क्वेश्चन लिख नहीं पाए, चलो आज क्वेश्चन अभी लिख दे रहे, आपको क्वेश्चन भी दे देंगे। और शायद हमें याद आ रहा, क्वेश्चन दिए नहीं, पिछले वीडियो के क्वेश्चन भी क्या आंसर नहीं दिए हैं, तो इस वाले में अभी क्या पिछले वाली वीडियो क्या करते हैं, आंसर दे रहे हैं आपको। तो ये क्या है, अपने जो अपने जैसे बताया, तो शुरू में आंसर देना भूल गए थे, मतलब इनके क्वेश्चन के आंसर, तो अभी लास्ट में दिए दे रहे हैं। तो उसमें क्या, जो अपने प्रीवियस लेक्चर के जो आंसर्स थे वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। इसमें तो देखते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, जो अपना LH सर्ज है वो किस दिन आता था, जो अपना LH सर्ज था वो क्या था, 14वें दिन आता था। किस दिन, 14वें दिन। ये आता अपना किस दिन, 14th डे, मतलब 14वें दिन आता है। इतना आ गया। अब इसके बाद देखते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन मुक्त कर रहा था। जब अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन मुक्त कर रहा था, वो कौन कर रहा था, कार्पस ल्यूटियम या पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम। तो इसको कौन मुक्त कर रहा था, कार्पस ल्यूटियम। और कौन से हार्मोन की वजह से ये कर रहा था, किस हार्मोन की वजह से, अपने LH हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से, LH हार्मोन की वजह से। तो गर्भाशय का कौन सा स्तर टूटता है, मतलब गर्भाशय का कौन सा स्तर टूटता है, किसके दौरान, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। जो अपनी ब्लीडिंग होती है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलता है, वो कौन सी लेयर टूटती है, वो अपनी एंडोमेट्रियम की। कौन सी, एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम या गर्भाशय अंतः स्तर। इसके अलावा देखते हैं LH हार्मोन का कार्य। तो जो अपना LH हार्मोन वो क्या कर रहा था, अंडोत्सर्ग करने का क्या कर रहा, कार्य कर रहा था, या ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा था। या इसके अलावा जो अपना कार्पस ल्यूटियम है, इससे प्रोजेस्टेरोन और कौन सा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा था। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या होगा, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। अब इसके बाद क्या देखते हैं, हमने इस पूरे वीडियो में सीखा क्या है, उसके लिए क्या कुछ क्वेश्चन देते हैं जो हर वीडियो में देते हैं। तो इस वाले जो अपने वीडियो के क्वेश्चन है वो क्या है, पहले नंबर पर जो है, बेबी के लिंग का निर्धारण कौन करता है, मदर या फादर। यहां पर हम इसको लिख दें, मदर अथवा फादर।
जो बेबी जो अपना बर्थ होना है उसके जो लिंग का निर्धारण कौन करता है, मदर करता है, मतलब माता जी करती हैं या पिताजी करते हैं, ये आपको उसमें बताना। इसके बाद देखते हैं हाई एलोनिक जो एसिड होता है, जो अपनी किसको, अपनी कोरोना रेडिएटा जो सेल्स थे उनको जोड़े जोड़े रखा था, कौन सा हाई एलोनिक एसिड, उनको कौन सा एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है या नष्ट करता है, इसको बताना। इसके बाद देखते हैं हम जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले रिसेप्टर ग्राही का नाम। जो अपनी क्या थी, जोना पेलुसिडा पर जो मेम्ब्रेन थी उस पर जो कुछ रिसेप्टर पाए जाते थे, उन रिसेप्टर का नाम क्या है, अगर हो सके कार्य, तो इतना सारा कार्य तो तुम कमेंट में नहीं लिखोगे, लेकिन नाम ही बता दो कौन सा रिसेप्टर है, उसका नाम बस बता दो। इसके अलावा देखते हैं जो अपना सीमेन है, सीमेन, तो सीमेन क्या था, क्लॉट के फॉर्म में रिलीज होता है, तो उसको डीक्लॉट करने का किसका काम होता है, वो आपको बताना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो आपका लेक्चर है ये क्या है, बहुत ही अच्छा लेक्चर आपका क्लियर, सॉरी, आपके इस वाले वीडियो में क्या बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्या हुए, क्लियर हुए। इसमें ज्यादातर जो वर्ड या जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो क्या एनसीईआरटी से बाहर है। एनसीईआरटी में क्या किया कि डायरेक्ट उन्होंने सीधा लिख दिया कि अपना शुक्राणु गया, उसने निषेचन किया, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हुआ, लेकिन कैसे हुआ हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये आपको क्या इस वीडियो में पूरा एक ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर दिया एकदम सिंपल वे में, और आपको नोट्स भी मिल गए हैं क्या सिंपल वे में, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहीं से नोट्स बनाने हैं, और नोट्स क्या अपने हाथ से बनाओ, मैं भी तो भैया लिख के ही करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, उतनी मेहनत तुम भी करो। अगर उतनी मेहनत तुम करोगे तो क्या आगे बहुत आगे जाओगे। तो जैसे मैं लिखता हूँ वैसे मेहनत करके तुम भी लिखो, ऐसा नहीं कि पीडीएफ निकला के डायरेक्ट करते रहो। आपको सब पूरे फॉर्म नोट्स मिल जाते हैं यहाँ पर इजी वे में, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि आप एनसीईआरटी से नोट्स बनाओ या कुछ भी करो, या किसी और दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भागो। जो यहाँ पर कराया जाता है वही नोट्स आपको यहाँ पर दे दिए जाते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं, नोट्स को तैयार करना है, और बाकी आपको जुड़े रहना। आप अपना प्यार बनाए रखें, इसी तरीके से हम आपको कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू।